हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलो बच्चों, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और नया सब्जेक्ट कौन सा है? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों फेवरेट है? क्योंकि कम्युनिकेशन करना मुझे बहुत पसंद है और कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो आपके पास ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है। कम्युनिकेशन जब आप करते हैं ना तो आपको शब्दों की नॉलेज होती है। कम्युनिकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलकर ही बताना, राइटिंग में भी है। तो ड्राफ्टिंग आपकी इंक्रीज होती है और ड्राफ्टिंग इंक्रीज होना एक सीएस के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आप जब भी काम करेंगे तो आपको सबसे मेन वर्क रहता है लाइजनिंग वर्क। लाइजनिंग मैंने आपको बताया था जब अपने लेक्चर स्टार्ट किए थे मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। लाइजनिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना है। अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट आपको भेजी है तो आपको उनको जवाब देना है। आपने किसी एप्लीकेशन को फाइल किया हुआ है तो उस एप्लीकेशन पे उनके क्या रिमार्क्स हैं, उनका जवाब देना है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइजनिंग में आती है। वहाँ पर आपको ओरल कम्युनिकेशंस भी इफेक्टिव होने चाहिए और राइटिंग कम्युनिकेशंस भी इफेक्टिव होने चाहिए। ये तो हो गई गवर्नमेंट एजेंसीज की बात। उसके अलावा अब आप सीएस कर रहे हो, जब भी आपके आगे लिंक बनेंगे सीएस लोगों से ही बनेंगे। आप देखोगे कोई लोग तो ना इतनी इंटरेस्टिंग होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और वो कहाँ से लाते हैं इतनी अच्छी बातें? वो वहाँ से लाते हैं सर, वो पढ़ते हैं सारा दिन। आप नहीं पढ़ते तो आपकी वोकैबलरी इंक्रीज नहीं होती। वोकैबलरी इंक्रीज नहीं होती तो वही घिसे पिटे शब्द लेकर बैठे रहते हो और आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता। आपको कोई सुनना क्यों पसंद करेगा? जब आप उन्हें नई बातें बताओगे या पुरानी बातें? नई बातें बताओगे। नई बातें कब बताओगे? जब नई बातें पढ़ोगे। नई बातें कब पढ़ोगे? जब इंग्लिश में इंटरेस्ट लोगे। इंग्लिश में इंटरेस्ट लोगे यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट आ गया आपका। और इंग्लिश में इंटरेस्ट लेने के लिए हमने जो पहला चैप्टर उठाया है दैट इज चैप्टर नंबर 2, एनरीचिंग वोकैबलरी। अब ये नाम सुन के शायद कुछ बच्चों का मुंह उतर गया होगा, क्योंकि एनरिचिंग वोकैबलरी हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केजी से पढ़ते आ रहे हैं और आज तक पढ़ ही रहे हैं। चैप्टर पीछा ही नहीं छोड़ता हमारा, एनरिचिंग वोकैबलरी। लेकिन मुझे लगता है कि ये चैप्टर ना बड़ा इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि मैं जब ये चैप्टर पढ़ रही थी ना, मुझे भी बड़े सारे नए वर्ड्स पता चले। यानी कि ये कि एनरिचिंग वोकैबलरी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आप जब भी कोई नया कंटेंट पढ़ोगे आपकी वोकैबलरी इंक्रीज होती रहेगी। वोकैबलरी का मतलब पता है? वोकैबुलरी का मतलब होता है आपके शब्द भंडार। शब्द भंडार यानी कि शब्दों का संग्रह किया जाता है जहाँ पर, और शब्दों का संग्रह करने के लिए आपको नए नए शब्दों को चुनना पड़ता है और नए शब्द चुनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चैप्टर से आप बच नहीं सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे और इसमें तो नंबर स्कोर करना भी इजी है, इंटरेस्टिंग है। आपकी लाइफ टाइम आपके जो वोकैबलरी है इंक्रीज हो रही है, प्लस आपके मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। डबल डबल बेनिफिट है आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वोकैबलरी है क्या और हमें पढ़नी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हो ना, किसी बंदे से भी इंटरेक्ट करते हो, अगर आप अपनी अकेडमी से, अपने टीचर से या फिर अपने किसी सीनियर से बात करते हो, तो आप सबसे पहले उसके शब्दों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। आप जब किसी से बात करते हो, उनका वे ऑफ टॉकिंग अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हो। राइट? गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ मैं। क्योंकि आप उनके शब्दों की तरफ अट्रैक्ट कब होगे? जब उनके शब्द यूनिक होंगे, आपको सूदिंग यानी कि आपको रिलैक्स करवाने वाले होंगे तब, या फिर वो घिसे पिटे बोरिंग से शब्द बोलते रहेंगे तब। जब उनके वर्ड सूदिंग होंगे, यूनिक होंगे, नए होंगे तभी। तो यानी कि वोकैबलरी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, आपका वे ऑफ इंट्रैक्शन भी है। और अगर जिसके पास शब्दों के अच्छे भंडार हैं, यानी कि अच्छे शब्दों का भंडार है जिसके पास, वो दुनिया जीतने की ताकत रखता है। तो वोकैबलरी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने तो कोर्स भी ऐसा चूज़ किया है। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस बनोगे, प्रोफेशनल बनोगे। प्रोफेशनल बनने के बाद आपको बोलना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। सीरियसली कुछ नहीं आता अगर आपको बोलना नहीं आता। अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है बट आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते लोगों के साथ, तो आपकी नॉलेज की उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी तब होती जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होता। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इस चैप्टर को इग्नोर ना करें, अदरवाइज आप वोकैबलरी समझ के इग्नोर करोगे। और और मैं सिर्फ आपको उकसाने के लिए भी नहीं, आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें हैं। वोकैबलरी तो अच्छी होनी ही चाहिए। मैं खुद आज तक अपनी वोकैबलरी पे काम कर रही हूँ। मैं खुद मैगजीन्स पढ़ती हूँ, खुद मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ ताकि मेरी वोकैबलरी क्या हो, इंक्रीज़ हो। मुझे नए शब्दों को चूज़ करना बहुत अच्छा लगता है और जो शब्द मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको अपने माइंड में बिठा लेती हूँ, और ऐसा कोई शब्द नहीं जो मुझे अच्छा ना लगता हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को भी शब्दों से प्यार होना चाहिए। यही हमारे इस चैप्टर का मेन जो है मोटिव है, या मैसेज लगा लो, मैं आपको देना चाहती हूँ। शब्दों से प्यार करना है आपको, इस पूरे चैप्टर में नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी में। जो अच्छा शब्द मिले, जहाँ से मिले चुरा लो। अच्छी चीज़ों को चुराना ही चाहिए हमें।
और सिर्फ चुरा कर रखना नहीं है, उसे ग्रैब करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में यही है वोकैबुलरी के अंदर कि वोकैबुलरी एक पर्सन की नॉलेज बताती है, उसका कंटेंट बता देती है। हम किसी से बात करते हैं ना, उसका वे ऑफ टॉकिंग बता देता है कि किस लेवल का बंदा है। अगर वो हाई प्रोफिशिएंट लैंग्वेज, प्रोफिशिएंट मतलब प्रोफेशनल या फिर कोई भी एक अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो उसकी टेक्निक्स बता देती हैं हमें कि ये कहाँ से पढ़ कर आया है, या फिर इसके संस्कार कैसे हैं, या फिर ये किस टाइप का पर्सन है। तो वोकैबुलरी बहुत कुछ बताती है सर एक पर्सन के बारे में। आपका एजुकेशन लेवल तक डिस्क्राइब करती है, तो आपकी गुड कमांड होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक वोकैबुलरी ही है जो आपको अपना फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट इंटरव्यू क्यों बोला मैंने? जब आप मार्केट में निकलेंगे, आपके इंटरव्यूज़ होंगे, तो जब पहला इंटरव्यू लिया जाता है ना, कभी भी पहला इंटरव्यू टेक्निकल बंदा नहीं लेता। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला इंटरव्यू टेक्निकल बंदा नहीं लेता, वो आपके सिर्फ कम्युनिकेशंस, आपका कॉन्फिडेंस, यही चीज़ें चेक करता है। और ये चीज़ें आपकी बेसिक आती हैं आपके एनवायरनमेंट से। जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं तो आज से ही अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। बाद में मत बोला मैम आपने बताया नहीं था, आपने ये चैप्टर करते हुए बताया नहीं कि ये चैप्टर इतना काम आने वाला है, हमारे आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो ध्यान से सुनना आप इसको। इंट्रोडक्शन तो हो चुका हमारा, चलो जी। अब वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे इंपॉर्टेंस मैं आपको स्टार्टिंग के बिगनिंग में आउटलाइन में बता चुकी हूँ, बट एज पर द बुक भी हम पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो ये, आपके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है अगर कोई आपसे अच्छे शब्दों में बात करता है, गहरे शब्दों में बात करता है, या कोई न्यू वर्ड्स लेकर आता है आपके सामने, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आप भी उस बंदे से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, व्हेन यू यूज़ अ लैंग्वेज विद गुड वर्ड्स, यानी कि जिस लैंग्वेज के अंदर अच्छे शब्दों का यूज़ किया जाता है या फिर बहुत ही यूनिक शब्द उसके अंदर होते हैं, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं दूसरों के ऊपर। चलो जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप लोगों ने 10th तक 12th तक अगर आपके पास इंग्लिश थी, 12th 11th 12th में आपके पास इंग्लिश होगी फॉर श्योर, तो उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस बड़े आते थे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में हमारे मतलब इतने फ्री के नंबर होते हैं, फिर भी हमें कॉम्प्रीहेंशंस कभी समझ में नहीं आए। क्यों नहीं समझ में आए? उसमें ना शब्द बड़े मुश्किल होते हैं, समझ में नहीं आते शब्द। वोकैबुलरी हमारी क्या है, पुअर है। तो जब आप वोकैबुलरी पे वर्क करोगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग योर वोकैबुलरी विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, नो डाउट। अगर हमारे पास शब्द अच्छे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती रहती है, यानी कि हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, उसी के अंदर ही हम और प्रोफिशिएंट होते रहते हैं, और प्रोफेशनल होते रहते हैं, और स्किलफुल होते रहती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल और रिटन दोनों ही इंक्रीज होती हैं। जब आप नए शब्दों को लिख सकते हो तो बोल भी तो सकते हो, तो बोलना और लिखना दोनों ही आपके क्वालिटीज़ जो हैं इंक्रीज होते रहते हैं। और क्या बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स विल इम्प्रूव एंड यू मे बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड अनदर इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई इंडिविजुअल बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो उसके लेवल ऑफ वर्ड्स आपको बता देते हैं कि वो इंडिविजुअल कैसा है। वे ऑफ कम्युनिकेशंस आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझने की क्षमता भी बढ़ा लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज करते हैं तो उसका एक सीधा तरीका एक ही है कि आपको अलग अलग तरह का कंटेंट पढ़ना चाहिए। जब आप अलग अलग तरह के कंटेंट पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज जो है इंक्रीज होती है। तो आपकी जब नॉलेज इंक्रीज होगी तो आपके अंदर जो समझने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। समझने की क्षमता बढ़ रही है तो दूसरों को तो बेहतर समझ ही पाओगे ना। और क्या बोलता है, बिल्डिंग योर वोकैबुलरी मे हेल्प इम्प्रूव योर पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को एक बार साइड में रख दो, उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ तो अपग्रेड होती ही है अगर आपके पास अच्छी वोकैबुलरी है। यानी कि इफ़ यू हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है ऑटोमेटिकली अप जानी शुरू हो जाती है, अपवर्ड स्केल पकड़ लेती है आपकी वोकैबुलरी। आपको आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको एक्सीलेटर्स प्रोवाइड करती है। यानी कि आपके पास गुड नॉलेज तो होनी ही चाहिए। गुड नॉलेज के साथ अगर आपके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स भी है तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है आपके प्रोफेशनल फील्ड में। बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, जो लेगार्ड रह जाते हैं, लेगार्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक मेन पर्पज़ यही होता है, उन्हें आता तो है पर उन्हें बोलना नहीं आता, उन्हें रिप्रेजेंट करना नहीं आता, उन्हें समझाना नहीं आता। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स में से कोई भी ऐसा हो जो ये प्रॉब्लम्स की वजह से आगे ना जा सके। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल से थे, वट एवर द सोर्स यू आर, मतलब किसी भी स्कूल से आप हो, तो भी आपको यहाँ पर वर्क करना है। क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ। उसके अलावा भी अगर आप फिर भी लैगार्ड करते हैं, तब भी पीछे रह जाते हैं, तो मैं मानूंगी कि ये आपका फॉल्ट है। आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, आपको दिखाना होगा अपना पैशन अपने कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है,
तो यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो एक्सेल करती ही करती है, सोशल मीडिया में भी आप छाए रहते हो, यानी कि नए नए शब्दों को लाते हो, नए नए शब्दों की लाइंस बना के आप डालते हो, या फिर कोई आपका पोस्ट डालते हो, लोगों पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि अच्छे शब्द हर किसी को पसंद है। सोशल लाइफ इंक्रीज होती है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ भी बेटर होती जाती है। सोसाइटी का इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, और प्रोफेशनल लाइफ का भी पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ, तीनों तरह की लाइफ इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, ये तो था कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। अब वोकैबुलरी 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 काफ़ी वोकैबुलरी हो चुकी है। अब इस वोकैबुलरी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे शब्द चूज़ करने हैं। ये तो सुन लिया हमने, शब्द चूज़ करने हैं, शब्दों को डालना है, शब्दों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, पर शब्द होने कैसे चाहिए, आओ देखते हैं शब्द कैसे होने चाहिए। टिप्स फॉर चूजिंग द राइट वर्ड्स। राइट वर्ड कैसे हो सकते हैं, तो राइट वर्ड आपका सबसे पहला है सिंप्लिसिटी, सिंपल होने चाहिए, फैमिलियर होने चाहिए। जार्गन, ये सारे जो हैं हम वर्ड्स डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बार आप यहाँ पर नाम सुन लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए शब्दों में, फैमिलियर वर्ड्स होने चाहिए। जार्गन का मतलब होता है आपके टेक्निकल वर्ड्स, तो टेक्निकल वर्ड्स किस तरह से यूज़ करना है वो हम डील करेंगे। अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लुअस वर्ड्स एंड वर्बोसिटी। सुपरफ्लुअस वर्ड होता है जो ओवरफ्लो कर जाते हैं, सर के ऊपर से पार हो जाते हैं। या वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का मतलब होता है कि एक्सीड्स, एक्सिस में वर्ड्स यूज़ करना, जिनकी ज़रूरत ना है वो भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्या है, यूज़ शॉर्ट वर्ड्स, जितना हो सके शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करो। सेलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग, प्रिसाइज का मतलब होता है स्पेसिफिक या फिर शॉर्ट। ऐसे शब्दों को चूज़ करो जो उसको बिल्कुल नज़दीक ले जाए, यानी कि उसके स्पेसिफिक मीनिंग को टच करें। यूज़ जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स। आज के जनरेशन में क्या है, आज के टाइम के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग, तो बोथ आर वर्किंग, तो उसके लिए आप मेल डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि ऑलमोस्ट मेल ही वर्किंग होते थे और फीमेल्स जो है नॉन वर्किंग होती थी, तो वहाँ पर आपके जो मेजरली वर्ड्स यूज़ होते थे दैट इज़ मेल डोमिनेटिंग। ठीक है, आज के टाइम पर क्या है, आज के टाइम पे बहुत जो जेंडर है वो वर्किंग है, तो जब दोनों जेंडर वर्किंग है तो आपको ऐसे शब्दों को चूज़ करना चाहिए जो कि किसी को भी हार्म ना पहुंचाए। ऐसा ना शो करे कि आप मेल डोमिनेटिंग हो और ऐसा भी ना शो करे कि आप वुमेन्स को ज़्यादा एम्पावर कर रहे हो। तो ऐसे शब्दों को यूज़ करो जो न्यूट्रल हो, यानी कि ना जो मेल को फोकस करे ना वो फीमेल को फोकस करे। ठीक है, तो ये कुछ शब्दों के लिए शब्दों को चूज़ करने के कुछ टिप्स हैं आपके पास, और ये टिप्स मैंने कम्प्लीटली आपके मॉड्यूल से उठाए हैं। इसके अंदर मेरा कोई टिप नहीं है, लेकिन मैं इन सब टिप्स को मानती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सिंप्लिसिटी फर्स्ट वर्ड के साथ। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट, सिंप्लिसिटी सबसे बेस्ट होती है। तो सिंप्लिसिटी क्यों बेस्ट होती है, अब देखो जब आप बातचीत करते हैं तो आपके पास ना काफ़ी तरह की ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस वो होती है जो सुपर सीनियर होती हैं। सुपर सीनियर का मतलब मैं बूढ़ों की बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लैंग्वेज में आपसे बहुत हाई है, यानी कि जिनकी लैंग्वेज, जिनकी कमांड ओवर लैंग्वेज बहुत ही प्रोफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एक होते हैं आपके पास एवरेज क्लास और एक होते हैं आपके पास लॉ क्लास। यहाँ पर एवरेज और लॉ क्लास का मतलब है, एवरेज क्लास मतलब जो समझ जाती है, ठीक ठाक है उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट लैंग्वेज, और एक लॉ क्लास मतलब जिन्हें समझ में ही नहीं आता, अगर आप उनके ऊपर हैवी शब्दों को यूज़ कर दोगे तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि आप जितना हो सके अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखें। सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो सब समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ करें, लेकिन सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने का मतलब नहीं है बिल्कुल टपोरी लैंग्वेज में आ जाओ, भिड़ू लोग क्या कर रहे हो, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या, आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्निटी सेक्रीफाइस कब होगी, जब आप एक हाईली प्रोफेशनल इंसान हैं और आप एक बिल्कुल ही ले मैन या फिर आप एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, तो आप वो लैंग्वेज मत लीजिए। सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप ऐसी भाषाओं का, ऐसे शब्दों का यूज़ कीजिए जो लगभग सबके सब लोगों को समझ में आ जाए। अब मैंने ऐसे क्यों बोला कि अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग या अपनी डिग्निटी के अकॉर्डिंग रखिए। सपोज एक लीगल पर्सन है या लॉ का ड्राफ्टमैन है, आप पढ़ते हो लॉज, वो समझ में नहीं आते, हम एक जनरल मैन को तो बिल्कुल समझ में नहीं आते, लेकिन क्या वो लॉ मेकर अब बिल्कुल ही आम शब्दों में लिखना स्टार्ट कर देगा लॉ? नहीं, लीगल लैंग्वेज हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, तभी उसको समझने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, तभी लॉयर्स की फीस लगती है, क्योंकि उन शब्दों के पीछे के मतलब को निकालने के लिए आपको बहुत समय लगता है। लीगल लैंग्वेज हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ही उसके अंदर इतने शब्द छुपे होते हैं, इतने मीनिंग छुपे होते हैं। तो लीगल लैंग्वेज को आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी सिंपल लिखने की कोशिश कर लो, वो सिंपल हो ही नहीं सकती, क्योंकि लीगल टेक्निकल वर्ड्स ही आपके ऐसे हैं। तो यहाँ पर आपको सिंप्लिसिटी तो मेंटेन करनी है, लेकिन अपने दायरे में रहकर,
यानी कि आप देखो कि आपकी जो ऑडियंस है उनके लिए क्या सिंपल हो सकता है, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करते करते अपना लेवल बिल्कुल ही मत गिरा देना। तो सिंपल वर्ड्स का मतलब ये है सिर्फ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना जो कि बेस्ट है और जिससे रिस्पॉन्स जल्दी लिया जा सके। हाई प्रोफाइल लैंग्वेज यूज़ मत करो, कोशिश करो कि अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शब्द यूज़ करो जो लोगों के लिए फैमिलियर हो। फैमिलियर अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, सिंप्लिसिटी के साथ आपका जुड़ जाता है फैमिलियर, कि सिंप्लिसिटी भी कैसे मेंटेन करनी है, आपको फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करने हैं। फैमिलियर वर्ड्स का मतलब क्या होता है? फैमिलियर वर्ड्स मेरे लिए तो वो फैमिलियर है जो मेरे को पता है, आपको पता या नहीं पता वो तो आपके लिए अनफैमिलियर हुए ना, मेरे लिए तो फैमिलियर ही है। लेकिन यहाँ पर फैमिलियर का मतलब ये होता है कि जिसका शार्प एंड क्लियर कट मीनिंग लगभग लोगों के माइंड में होता है, या फिर जो लगभग लोग यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे कन्वर्जेशन के अंदर। सेकेंड पैराग्राफ पे आइए। यूजिंग फैमिलियर वर्ड्स मीन्स यूजिंग द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ अस इन एवरीडे कन्वर्जेशन। फैमिलियर वर्ड्स वो नहीं होते जो मुझे पता है, फैमिलियर वर्ड्स वो होते हैं जो ऑलमोस्ट हर लोग यूज़ करते हैं, दैट आर फैमिलियर वर्ड्स। तो वी शुड अवॉइड स्टिफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स दैट डू नॉट कम्युनिकेट सो प्रिसाइजली और क्विकली। यानी कि कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ ना करें जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। अगर मैं बात करूँ एक वर्ड की, एंडोवर। एंडोवर का मतलब होता है कि बेस्ट ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। अब कुछ लोगों को पता होगा एंडोवर और कुछ को नहीं पता होगा एंडोवर का। आप लोगों ने अगर अपनी लीगल लैंग्वेज हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों को पता होगा एंडोवर का मतलब, लेकिन एक जनरली सबको नहीं पता होता एंडोवर का मतलब। तो मैं बोल सकती हूँ एंडोवर की जगह ट्राई, यू शुड एटलीस्ट ट्राई ना। एंडोवर का मतलब भी ट्राई करना होता है कि कोशिश करनी है, लेकिन एंडोवर जब यूज़ होता है ना तो वो ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि ट्राई को। ट्राई का मतलब ये नहीं है कि लीनियंट वाला ट्राई, ट्राई का मतलब ये कि हार्ड, मतलब आपको करना ही है ये। तो एंडोवर और ट्राई दोनों ही यूज़ लगभग सेम ही है, लेकिन जब मैं एक लेमैन पूरे ऑडियंस को ही कुछ बोल रही हूँ तो मैं वहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ द वर्ड ट्राई इंस्टेड ऑफ एंडोवर। तो इससे क्या होगा, मैंने फैमिलियर वर्ड का यूज़ किया और लोगों के पास क्लियर कट मीनिंग पहुँच गया उसका, तो उन लोगों को डिफ़िकल्टीज नहीं हुई मेरी बातों को समझने की, ठीक है। और अब हम क्या बोलते हैं कि द सजेशन टू यूज़ फैमिलियर वर्ड डजंट रूल आउट सम ऑफ मोर डिफिकल्ट वर्ड्स। अब यहाँ पर तो इसने बोल दिया फैमिलियर, अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका मतलब मुझे या तो पता नहीं है, सिनोनिम नहीं पता मुझे, या फिर वो डिफ़िकल्ट तो है बट वो बोलना ज़रूरी है, तो उस टाइम आप वो डिफ़िकल्ट वर्ड बोल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिलियर वर्ड का मतलब ये है कि आपको 100% सब कुछ फैमिलियर शब्दों में ही देना है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप बात करें। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड बोलने की ज़रूरत महसूस होती है तो आप उस डिफ़िकल्ट वर्ड को भी बोल सकते हैं, ठीक है। यू शुड यूज़ दैम वेयर एवर देयर मीनिंग फिट्स योर पर्पज़ बेस्ट। और जहाँ पर आपका जो मीनिंग है ना वो आपका पर्पस, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछूँ कि आपको इंग्लिश आती है, कैसी इंग्लिश आती है? 100% इंग्लिश आती है। 100% की जगह अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रही हैं तो आपसे मैं पूछती हूँ कि डू यू नो द इंग्लिश प्रोफिशिएंटली। प्रोफिशिएंटली यानी कि आपको एक प्रोफेशनल की तरह इंग्लिश आती है। तो यहाँ पर मुझे लगता था कि प्रोफिशिएंटली वर्ड यूज़ करना जो है वो ज़रूरी है, तो मैंने यूज़ कर लिया प्रोफिशिएंटली। लेकिन ज़रूरी तो नहीं, प्रोफिशिएंटली का मतलब हर एक को पता होगा, अब तो पता ही होगा प्रोफेशनल लैंग्वेज या फिर ऐसी जो आपकी क्वालिटीज़ को बताता है, योग्यता बताता है उस टाइप की। तो चलो जी, उसके बाद क्या है, मिस्टेक दैट मैनी ऑफ अस मेक इज़ टू ओवरवर्क द मोर डिफिकल्ट वर्ड्स। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है ना वो ये होती है कि हम लोग अपने आप को शब्दों का सरताज समझने लग जाते हैं, और उस टाइम पे क्या करते हैं हम, ये मुश्किल शब्द डाले, ये मुश्किल शब्द, इतने मुश्किल शब्द डाल देते हैं कि पढ़ने वाला पगला जाता है। और जब पढ़ने वाला पगला जाता है तो आपको पढ़ेगा कोई नहीं, आपको सुनेगा कोई नहीं, उसके बाद आपकी जो डिग्निटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती जाएगी, डेट्रीगेट होती जाएगी। अब बात करूँ मैं डेट्रीगेट की, अगर मैं एक लेमैन लोगों से बात कर रही हूँ तो डेट्रीगेट का मतलब शायद वो ना समझ पाए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगी वहाँ पर, डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज इज़ मोर फैमिलियर, मोर सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको शब्दों का चूज करना है। अ गुड सजेशन इज टू यूज द सिंपलेस्ट वर्ड दैट कैरी द मीनिंग विदाउट ऑफेंडिंग द रीडर्स इंटेलिजेंस। यानी कि आपको इतने सिंपल शब्दों को यूज़ करना है ताकि हर कोई पढ़ने वाला उसे इजीली पढ़ सके। अगर मैं आपसे बात करूँ कि आप नॉवेल्स रीड करते हैं, नॉवेल्स में बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जैसे कि एक नॉवल है शर्लॉक होम्स का। शर्लॉक होम्स का अगर आप नॉवल पढ़े तो उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज्ड है ना वो इतनी हाई लेवल है कि आपको एक पेज पढ़ने के लिए कम से कम 20 बार डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे वो नॉवल पढ़ते हो साथ साथ डिक्शनरी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो जाते हो कि यार मैं नहीं पढ़ रही नॉवल। वहीं पर आप ऐसी नॉवेल्स को पढ़ते हैं जहाँ पर जो लैंग्वेज है वो ईजी है। ईजी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई नए वर्ड्स नहीं हैं, बट वो क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि एक मौके अगर आप डिक्शनरी ना भी खोलें तो भी आप उसको डिराइव कर सकते हैं मीनिंग को। जैसे कि रॉबिन शर्मा है,
वो बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखते हैं, लेकिन वो नॉवेल्स इस तरह से लिखते हैं कि कोई भी इंसान उसे इजीली पढ़ सकता है, जैसे इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी कमांड है और वो उसे पढ़कर समझ भी सकता है इजीली। लेकिन वहीं शर्लॉक होम्स को जिसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, वो नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? वर्ड्स इतने हैवी हैं, एक एक लाइन में 5-5 शब्द मिल जाएंगे हैवी। लेकिन रॉबिन शर्मा में पूरे पेज में जाकर 3-4 वर्ड्स हैवी मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। लेकिन वहीं अगर मैं शर्लॉक होम्स पढ़ने बैठती तो मैं 50 पेज के बाद तो बोर ही हो जाती उस बुक से। समझ रहे हो? तो आपको किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करना है। ठीक है, तो गुड सजेशन क्या है, यूज़ द सिंपलेस्ट वर्ड्स, जिससे कि आपकी जो मीनिंग है वो इजीली निकल सके। और जब इजीली निकलेंगे तो आपके जो रीडर्स हैं आपसे खुश होंगे, ना खुश नहीं होंगे। क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। जैरगन। जैरगन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड यूज़ करना। अब हर एक टेक्निकल फील्ड के कुछ अपने कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे लीगल फील्ड्स के अपने वर्ड्स होते हैं, मिलिट्री के अपने होते हैं, पॉलिटिकल लेवल में अपने होते हैं। अगर आप साइंस की बात करें तो उनके अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो हर किसी के अपने अपने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अगर आप अपने ही फील्ड के इंसान से बात कर रहे हैं, आप एक लॉयर हैं और एक लॉयर से बात कर रहे हैं, शौक से यूज़ कीजिए लीगल जार्गन। आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, शौक से लीगल जार्गन, अपने जो टेक्निकल या साइंटिफिक जार्गन है वो बिल्कुल यूज़ कीजिए। लेकिन आप एक डॉक्टर हैं और अपने पेशेंट से बात कर रहे हैं और जो कि आपका मेडिकल फील्ड से नहीं है, आप उसको कैसे समझाओगे? ये जार्गन नहीं समझा सकते। तो आपको क्या बात करनी है, तो आपको अवॉइड करना है उस समय पे उन जार्गन्स को यूज़ करना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको जार्गन यूज़ नहीं करने चाहिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जार्गन यूज़ करते समय आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। जार्गन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज फील्ड स्पेसिफिक एंड सेकेंड वन इज जनरल। फील्ड स्पेसिफिक बोले तो जो सिर्फ उसके फील्ड के लोगों को ही पता होता है, वो अभी तक जनरलाइज हुए नहीं है। जैसे कि मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो सिर्फ डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं। हम लोगों को अगर वो वर्ड सुनने में भी आ जाए तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे उसका क्या है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके प्राइवेट लैंग्वेज या फिर जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो पर्टिकुलर फील्ड वाले आपको अपने ही फील्ड में यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सेमिनार हो रहा है जो कोई सीनियर डॉक्टर अपने डॉक्टर्स टीम को दे रहा है या अपने डॉक्टर कलीग्स को दे रहा है, तो वहाँ पर वो लोग जितने मर्जी जार्गन यूज़ करें, क्योंकि सुनाने वाला भी डॉक्टर है और सुनने वाले भी डॉक्टर हैं, तो वो लोग आपस में समझ पाएंगे। लेकिन अगर एक डॉक्टर आम जनता से बात कर रहे हैं, से कोविड के सिनेरियो के लिए कि वो कुछ गाइडलाइंस या फिर वो कुछ सजेशंस देना चाहता है, और वहाँ पर वो यूज़ करने लगे भाई अपने साइंटिफिक नेम, आम जनता को समझ में आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वहीं पे दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि कुछ जार्गन ऐसे होते हैं जो बहुत जनरल हो जाते हैं, जैसे फेस टाइम, रियल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस, ये चीज़ें क्या हैं, ये पब्लिक हो चुके हैं। तो ये भी टेक्निकल वर्ड है, तो ये भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट है, तो ये भी जार्गन्स, बट ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको नॉर्मल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जार्गन जार्गन ना बन के हमें एक जनरल लैंग्वेज बनती है। तो द अदर इज वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड phrases इन द जनरल लैंग्वेज यूज्ड बाय द पब्लिक। देयर कैन नॉट बी एनी ऑब्जेक्शंस इफ दिस काइंड ऑफ जार्गन इज यूज्ड इन राइटिंग। यानी कि अगर एक कॉमन जार्गन आप यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक लीगल या फिर एक स्पेसिफाइड जार्गन यूज़ कर रहे हो तो यू शुड चेक योर ऑडियंस फर्स्ट, किनको आप बात कर रहे हो। अगर आप एक लेमैन के तरीके से, यानी कि आप ऑडियंस में आपके हर तरह के लोग बैठे हैं, तो आपको स्पेसिफिक जार्गन्स यूज़ नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको। ठीक है, या फिर आपको उनको समझाना भी पड़ेगा। अगर आपने जार्गन यूज़ कर लिया तो पहले आप 2 मिनट लगा के उस जार्गन को एक्सप्लेन कीजिए कि इस जार्गन का मतलब क्या है, तभी लोगों के समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लस एंड वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्ड्स यूज़ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो पागलों की तरह। सुपरफ्लस मतलब इतने हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो आपके सर के ऊपर से निकल गए, ओवरफ्लो कर गया इसका मीनिंग। ठीक है, वर्बोसिटी यानी कि एक्सप्रेसिव स्टाइल दैट यूज एक्सेसिव वर्ड्स या फिर सुपरफ्लस वर्ड्स और यूज वर्ड्स मोर देन नेसेसरी इज अ कॉमन वीकनेस। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग अपने आप को ये समझते हैं कि भाई मैं तो राजा हूँ, राजा हूँ, मैं तो बहुत बोलूँगा, बहुत बोलूँगा। तो वो कोई बात एक लाइन की बात होती है और उसको 10 लाइन में बताता है, तो सुनने वाला क्या होता है, या तो डाइवर्ट हो जाता है, उससे बोर हो जाता है, या फिर रिटेन हो जाता है। रिटेन कौन होगा? जिसको अच्छे लगते हैं। और कई बार ना जो स्पीकर है वो भी चालबाज होता है। वो क्या कहता है, उसको अगर सुनाने का मन नहीं है ना, वो जानबूझ के ऐसे शब्दों को यूज़ करेगा कि मेरी ऑडियंस भाग जाए। या फिर अगर जो स्पीकर है वो इतना चालबाज है, वो सोचेगा कि अगर मैं ना हैवी हैवी शब्दों का इस्तेमाल करूँगा तो शायद मेरी ऑडियंस रुक जाए, रिटेन हो जाए मेरे पास। तो ये क्या होता है कि डाइवर्ट करने और रिटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सही शब्दों का इस्तेमाल करना। जब कोई स्पीकर बोलता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो डाइवर्ट हो जाए, इधर उधर चली जाए, वो रिटेन ही करना चाहेगा उनको। जनरली अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ, अगर आप लोगों को बहस करने तो बहुत ही बोल सकते हो, मेरा मन नहीं था सुनाने का,
लेकिन जनरली ऐसा होता है कि एक रिटेन करना होता है हमें ऑडियंस को, तो रिटेन करने के लिए हम उन लोगों का ध्यान रखते हैं कि वो लोग इंटरेस्टेड रहे। आपका इंटरेस्ट जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। तो इंटरेस्ट ब्रेक कब नहीं होगा, जब मैं हैवी हैवी शब्द फेंक के मारूंगी आप लोगों को, या फिर मैं इतने शब्दों को यूज़ कर लूँगी, या एक ही बात को बताने के लिए मैं अलग अलग तरह से बोलूँगी, तो आप बोर ही होगे ना। बोर होगे तो चले ही जाओगे। तो क्या बोलता है, आपकी जो टेंडेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जैसे कि बोले कि एक पार्किंसंस लॉ वर्ड है, ये आपको थॉट्स, काइंड ऑफ थॉट्स बताता है आपको। पार्किंसंस लॉ वर्ड्स का एक जो है सीरीज टाइप्स आता है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका कि आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट होते हैं। तो उसके अंदर आपको जितने भी नंबर आप उसके अंदर ऐड ऑन करते जाते हो, तो पेपर की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। पेपर में लिखते हैं ना अपने बीकॉम के, या फिर हम +1 +2 के एग्जाम्स लिखते हैं, जितने पेज भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे। तो पेज भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग कुछ और, अंदर फिर हेडिंग को ही घुमा फिरा के लिखते हैं, फिर हेडिंग कुछ और, अंदर कुछ घुमा फिरा के लिखते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गए पेपर के एग्जाम्पल्स के साथ कि मैं किस तरह के शब्दों की बात कर रही हूँ, यहाँ पर कौन से सुपरफ्लुअस वर्ड होते हैं, तो उनको यूज़ नहीं करना चाहिए अगर आप जब नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए, एक तो ये ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो पक्ष है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यानी कि आपके फेवर में आएगा कोई केस, या फिर आप आर्ग्यूमेंट्स जीत जाएंगे। इससे क्या हो सकता है, इससे आपकी बात ऑब्सक्योर हो सकती है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला पड़ जाना, या फिर कुछ दिखाई ना देना। आपका जो मीनिंग है वो धुंधला पड़ सकता है, या फिर आपका मीनिंग जो आप समझाना चाहते हो वो मीनिंगलेस हो सकता है, या सुनने वाले आपसे थक कर बोर होकर बैठ जाएंगे, अब हमें सुनना ही नहीं, बोलता रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लस वर्ड्स एंड वर्बोसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोशिश करें कि शॉर्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे वो एंडवर और ट्राई, एंडवर से तो कहीं ना कहीं शॉर्ट भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट वर्ड हमेशा आसान होते हैं और लॉन्ग वर्ड हमेशा मुश्किल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग वर्ड ईजी भी हो सकते हैं, बट फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वर्ड यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ईजी टू यूज़ होते हैं शॉर्ट वर्ड्स, और लोग जनरली पकड़ भी लेते हैं आपके शॉर्ट वर्ड्स, और कम्युनिकेशन करने में बेहतर रहते हैं। लंबे शब्दों को बोलना मुश्किल होता है, छोटे शब्दों को बोलना आसान होता है। ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज दैट शॉर्ट वर्ड्स टेंड टू बी फैमिलियर वर्ड्स, और जनरली जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं वो लोग बहुत जल्दी से फैलाते हैं, और जब बहुत जल्दी से फैलाते हैं तो वो फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो लॉन्ग वर्ड्स की आप उसे यूज़ ना करें। आप उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करें। बट देयर इज़ अनदर एक्सप्लेनेशन दैट इज़ हैवी यूज ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, इवन लॉन्ग वर्ड्स दैट आर अंडरस्टूड लीव्स एन इम्प्रेशन ऑफ डिफिकल्टी एंड हिंडर्स कम्युनिकेशन। क्योंकि लॉन्ग वर्ड्स के अंदर आपको लिखने में भी दिक्कत होती है और बोर भी हो जाते हैं हम, ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, इसीलिए शॉर्ट वर्ड्स को ज़्यादा करें आप। ठीक है, पढ़ने में भी मज़े आते हैं शॉर्ट वर्ड्स को। और क्या है आपका, सेलेक्ट वर्ड फॉर प्रिसाइज मीनिंग। प्रिसाइज का मतलब होता है कि कट टू कट मीनिंग यूज़ करना। अब कट टू कट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसे शब्दों का यूज़ करना जिसका मीनिंग जो है बहुत पास हो उसकी। ठीक है, राइटिंग रिक्वायर्स कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। बियॉन्ड बेसिक फैमिलियरिटी विद वोकैबुलरी, गुड राइटर्स possess a sensitivity to the words shades of meaning। क्या बोलते हैं कि वोकैबुलरी अच्छी होने के साथ साथ आपको शब्दों के बीच का फासला पता होना चाहिए। बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर बहुत ही थिन लाइन होती है। थिन लाइन का मतलब पढ़ने में तो सेम ही लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग हल्का फुल्का चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूस, अगर मैं बोलूँ कॉन्टिन्यूअल भी ये होता है कॉन्टिन्यूटी के लिए शो किया जाता है, और कॉन्टिन्यूस भी कॉन्टिन्यूटी के लिए शो किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी के लिए होता है, लेकिन डिफरेंस है उसके अंदर। कॉन्टिन्यूअल का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी एक लेक्चर खत्म हो जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 1, उसके बाद जब हम लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे तो इसी चैप्टर को हम कॉन्टिन्यूअल करेंगे, यानी कि इन कॉन्टिन्यूअल थ्रू द प्रीवियस क्लास। तो ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअल मतलब रिपीटेड तो है, कॉन्टिन्यूटी में तो है, लेकिन बीच में ब्रेक आ चुका था। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं और दूसरी क्लास हम करेंगे, तो वो सेकेंड क्लास किस में चल रही है, कॉन्टिन्यूअल में चल रही है। कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि पिछले 3 घंटे से कॉन्टिन्यूसली आप पढ़ ही रहे हो, यानी कि विदाउट ब्रेक जो काम होता है वहाँ पर लगता है कॉन्टिन्यूस, और विद ब्रेक जो काम कॉन्टिन्यूटी में होता है वहाँ लगता है वर्ड कॉन्टिन्यूअल। देख रहे हो, मीनिंग सेम होने के बावजूद उनके यूसेज में फ़र्क आ गया। वो फ़र्क कौन समझ सकता है, वो फ़र्क वही समझ सकता है जिसे शेड्स ऑफ मीनिंग पता है, यानी कि वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग पता है, उनके बीच की थिन लाइन को बाइफर्केट वो कर सकता है। Knowledge of language enables you to use the word that carry the meaning you want to communicate। वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं है सिर्फ शब्द पता होने चाहिए, वोकैबुलरी का मतलब ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से शब्द को हमें कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। क्लियर है।
फॉर एग्जाम्पल फ्यूअर और लेसर, यानी कि अगर मैं बात करूँ फ्यूअर या फिर मैं बात करूँ लेस, तो दोनों का मतलब ही कम होता है। लेकिन फ्यूअर हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम किसी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पर हम क्वांटिटी बताते हैं कि फ्यूअर पीसेस हैं आपके पास, फ्यूअर स्मॉलर क्वांटिटी को आप जब रिप्रेजेंट करते हो तो आप यूज़ करते हो वर्ड फ्यूअर। लेकिन वहीं पर आप लेस यूज़ करते हो कि लेस देन, या फिर किसी ऐसी चीज़ को बताते हो आपकी वो उससे कम है, तो उस टाइम आप रिड्यूस्ड वैल्यू बताते हो, यानी कि आपकी जो नंबर ऑफ वैल्यू पहले से कम हो गई है। फ्यूअर मतलब ऑलरेडी जो क्वांटिटी है वो आपके पास कम है, और लेस बताते हो कि मतलब पहले इतनी थी अब वो कम होकर इतनी हो गई, यानी कि रिड्यूस्ड को रिप्रेजेंट करता है लेस। लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है? कम। तो अगर देखें तो मीनिंग तो सेम ही है, बट यूजेस बदल गए बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। क्लियर है? चलो जी आगे देखते हैं। यूज जनरल न्यूट्रल वर्ड्स। जनरल न्यूट्रल वर्ड्स क्यों यूज़ करने चाहिए, इसका एक एग्जाम्पल तो मैं आपको दे चुकी हूँ। क्या था? पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, मतलब जनरली मेल्स ही बाहर जाकर काम करते थे, फीमेल्स अपना घर का काम संभालती थी। तो उस टाइम पर जो कुछ शब्द बने हुए थे वो ऐसे हो सकते हैं जो मेल डोमिनेटिंग हो, बट आज के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। आज के सिनेरियो में क्या है, मेल और फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, तो आपको अपने वर्ड्स को भी तो चेंज करना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अब आगे पढ़ेंगे तो आपको सुनने में आएगा चेयरमैन। चेयरमैन इज अ वर्ड, इज अ पर्सन हु चेयर द मीटिंग, एनी काइंड ऑफ मीटिंग, वो चेयर द मीटिंग। लेकिन चेयरमैन के अंदर मैन वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, ये यूज़ होता है किसी मेल्स के लिए, बट ऐसा नहीं है। चेयरमैन आप दोनों सेक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी मेल के लिए भी और किसी फीमेल के लिए भी। ऑल दो इतने डिफरेंट होने के बाद भी हम क्या बोलते हैं कि नहीं, लेकिन चेयरमैन रिप्रेजेंट तो मेल डोमिनेटिंग को ही करता है ना, क्योंकि जब चेयरमैन बना होगा उस टाइम जनरली मेल्स ही काम करते थे। तो आज के सिनेरियो में कुछ लोग चेयरमैन का चेयरमैन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि चेयरमैन को जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोला गया, चेयरमैन को ऐसा मैन बोला गया, ऐसा पर्सन बोला गया जो चेयर करता है। तो उसको सब्सटीट्यूट क्या कर दिए गए, उसको सब्सटीट्यूट कर दिए गए कि उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल दिया, या फिर उसको चेयर पर्सन बोल दिया। चेयरमैन को बहुत कॉमनली लोग जो अगर फीमेल्स के लिए यूज़ करते हैं तो चेयर पर्सन वहाँ पर डाल देते हैं चेयरमैन की बजाय। तो चेयर पर्सन आप बोल सकते हो, मॉडरेटर बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ऑफिसर के अंदर मेल फीमेल बोथ आर इंक्लूडेड, क्योंकि ऑफिसर के लिए कोई फीमेल वर्जन बना नहीं है, ना ही इसका कोई मेल वर्जन बना है। तो ऑफिसर इज अ न्यूट्रल वर्ड, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल सकते हो। पर्सन इज अ न्यूट्रल वर्ड, पर्सन कैन बी मेल और फीमेल। चेयर पर्सन आप बोल सकते हो, मॉडरेटर बोल सकते हो, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि आप कोई मेल डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ ना करो। ऑल दो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बुरा हो जाएगा कि अगर आप मेल डोमिनेटिंग वर्ड्स यूज़ करोगे, बट जिस करंट सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ पर मेल डोमिनेटिंग जैसी चीज़ें अब बची नहीं हैं। आपकी जो है इक्वालिटी आ चुकी है, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर वर्किंग। इफ़ बोथ आर वर्किंग तो वर्ड शुड बी जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, आगे क्या है? इन बिजनेस टुडे मैन एंड वुमेन, द यंग एंड द ओल्ड पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर्क साइड बाय साइड इन द रोल्स ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। It would be unfair to use words that discriminate against any of them. ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हो जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है किसी को भी, तो वो गलत हो जाएगा यूज़ करना। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे इसके बाद हमारे पास है कि इन वोकेबलरी के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इन वोकेबलरी के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है सिनोनिम्स के बारे में। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स आर दोज वर्ड्स जिज हैव सेम मीनिंग, यानी कि जिनका मतलब क्या होता है? सेम। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखो, इजी, सिंपल, लाइट, एफर्टलेस, फेसाइल, स्मूथ। इन सब का मीनिंग सेम है, इन सब का मतलब होता है आसानी होना किसी काम से। सेकेंड पॉइंट क्या है? एफर्ट, एक्सर्शन, पेन, ट्रबल, यानी कि किसी काम को करने में मेहनत लगना। मेहनत लगता है तो पेन आता है, उसके लिए पेन आता है, दुविधाएं आती है बीच में, ट्रबल आते हैं, एक्सर्शन होता है, थक जाता है इंसान। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं सेम चीज़ को। मतलब नो पेन नो गेन। नो पेन का मतलब ये थोड़ी ना आपको सुइयाँ चुभानी है अपने आप को। नो पेन मतलब आपको एफर्ट्स करनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं सिमिलर मीनिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए इन्हें सिनोनिम्स बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल टू फाइंड टू वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव एग्जैक्टली द सेम मीनिंग एंड यूसेज। जनरली हमें नहीं पता होता, एक मीनिंग पता होता है, दूसरा नहीं पता होता, तो उसके लिए हमें कुछ आइडेंटिकल वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्लोजर एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि हम बार बार सेम शब्दों का इस्तेमाल ना करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकें, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को यूज़ कर सकें। आगे क्या है? वर्ड्स दैट सीम्स टू बी आइडेंटिकल ऑन क्लोजर एग्जामिनेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय सम शेड्स ऑफ मीनिंग और सम मैनर ऑफ यूसेज, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दे कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूस शेड्स अलग अलग हो सकती हैं, तो इसलिए जब शेड्स अलग हैं तो उनको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता।
finding and knowing synonyms is helpful in the sense that it enhance your vocabulary by increasing your stock of word. तो वहीं पर अगर आप सिनोनिम्स को पढ़ते हैं, सिनोनिम्स का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जो अलग एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस किए जा सकते हैं, तो वो आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज करता है, आपका स्टॉक बढ़ाता है। स्टॉक किसका? शब्दों का, यानी कि शब्द भंडार को बढ़ाने में हेल्प करता है। शब्द भंडार बढ़ गए तो अच्छे अच्छे शब्द निकाल कर चूज करना उसके लिए। Moreover, it helps you to pick and choose the appropriate words which alone can convey the proper meaning. तो जब आपके पास एक ही मीनिंग के बहुत सारे शब्द होंगे तो आप उसमें से छाट कर जो आपको उस सिचुएशन में प्रॉपर फिट होता लगे वो डाल देना, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट एंड इनिशिएट। इन सब का मतलब होता है कि स्टार्ट करना है, किसी काम को करना। बिगिन, बिगिन जो है हम मोस्टली यूज़ करते हैं कि शुड वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट या शैल वी बिगिन, तो ये जनरली हमारा यूज़ होता है बिगिन वर्ड, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड है कमेंस, कमेंस यूज़ करते हैं हम जनरली फॉर्मल मीटिंग्स के अंदर, शुड वी कमेंस द मीटिंग, ठीक है। तो कमेंस जब फॉर्मल मीटिंग्स होती है, हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, तो वहाँ पर कमेंस वर्ड जो है यूज़ होता है। लीगल मीनिंग के लिए भी वर्ड जो है कमेंस यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ बिगिन, स्टार्ट या इनिशिएट। कमेंस इज द वर्ड दैट इज़ यूज फॉर ऑफिशियल कन्वर्जेशंस, क्लियर है। उसके बाद है आपका स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। जनरली हमारे किसी गेमिंग के अंदर या फिर आप किसी जर्नी से पहले बोलते हो कि शैल वी स्टार्ट, या फिर कोई गेम आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए उससे पूछते हो। इनिशिएट, इनिशिएट करने का मतलब होता है पहला कदम उठाना। इनिशिएट जनरली हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो भीड़ में से सबसे पहले निकल कर बाहर आता है। ऑल्दो इनिशिएट का मतलब भी यही है कि कोई सामने आया है, कोई बाहर निकल कर आया किसी काम को करने के लिए, बट इनिशिएट का जो है शेड चेंज हो गया। इनिशिएट इम्प्लाइज द फर्स्ट स्टेप और स्टेप इन अ प्रोग्रेस, यानी कि सबसे पहला कदम कौन सा उठाता। इनिशिएट पर्सन स्पेसिफिक भी हो सकता है और स्टेप स्पेसिफिक भी, एक्टिविटी स्पेसिफिक भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स जो है आपके, सिनोनिम्स का मीनिंग हम आज पढ़ चुके हैं। कुछ वर्ड्स हैं सिनोनिम्स के जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने सिनोनिम्स के वर्ड पढ़ेंगे, तो उन वर्ड्स को पढ़ने के लिए आपको पहले इन सब के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। एक बात जो मैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में नहीं बताई, मैं बोलना भूल गई आपको, वो ये है कि आपको इस सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स बनाने हैं साथ साथ। जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, आपके हैंडी नोट्स नहीं होंगे आपके पास, आप इस सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन या लैंग्वेज की कमांड कभी भी बिना लिखे नहीं आ सकती। कम्युनिकेशन का स्टेप ही यही होता है, ओरल, रिटन, उसके बाद प्रैक्टिस। ओरल आप कर चुके हो, पूरा लेक्चर आप सुन चुके हो, अब रिटन प्रैक्टिस की बारी है। रिटन के अंदर आप जब लिखोगे तभी आपके ऊपर गुड कमांड आएगी ओवर लैंग्वेज, और इस चैप्टर के लिए आपको रिटन करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके हैंडी नोट्स होने चाहिए। हर एक लेक्चर के बाद जब आप लेक्चर सुनते हो उसके विदिन 2 डेज मुझे आप अपनी नोटबुक्स चेक कराएंगे, क्लियर है। चलो जी, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।